अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के अगले वीलॉग में आपका मेज़बान मोहसिन भट्टी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी लियाकतपुर जो कि पंजाब का एक शहर है, वहाँ पर नकली गुड़ बनाते हुए कुछ लोग पकड़े गए हैं। तो यकीनन नकली गुड़ बनता है और वो ये करते हैं कि चूँकि गुड़ की कीमत जो है वो चीनी से ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं कुछ लोग ये करते हैं कि चीनी को मेल्ट करते हैं और उसको गुड़ के साथ शामिल करते हैं और उसकी पिनियाँ बनाते हैं और फिर मार्केट में बेच देते हैं। तो उसके लिए बड़ी आसान निशानी है कि अगर आप गुड़ खा रहे हैं उसको थोड़ा सा चबाएं, अगर वो आपको क्रंची सा फील होता है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर चीनी की मिलावट की गई है। बाकी इंशाल्लाह जब हम गुड़ का सीज़न आएगा तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे, तो उसमें तफसील से आपको इसकी निशानियां भी बताएंगे, इसमें पाई जाने वाली 2 नंबरियां भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सही और मियारी गुड़ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और आप इसमें जो रंग काट डालते हैं उसका अल्टरनेट क्या है, ये भी आपको बताएंगे जैसे ही सीज़न शुरू होगा, ताकि उस टाइम पे हम ये वीडियो बनाएंगे, लोगों तक पहुँचे और लोगों को इसका फ़ायदा हो। फिर जो पिंक हिमालयन सॉल्ट के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सवाल किए हुए हैं। मैंने पिछले भी एक वीलॉग में आपको बताया था कि मेरा ख्योड़ा वाली साइड पे चक्कर नहीं लग सका, तो मुझे खुशी ये है कि सलीम हैदर साहब हैं ख्योड़ा से, जिनका नमक का अपना एक बिज़नेस है, तो उनकी कानें वगैरह भी हैं, उन्होंने मेरे से रब्ता किया, वो मुझे सारा इसके बारे में निशानियां भी बताएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझ तक पहुंचती हैं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर लाहौर में एक दोस्त है हमारे, जौहर टाउन में उनका एक रेस्टोरेंट है, वो ख़ुद भी अपनी सेहत के बारे में बड़े कंसर्न हैं, मुजफ़्फ़र साहब। तो उन्होंने मुझे बताया कि लाहौर में भी एक मार्केट है, वहाँ पे भी जो लोग हैं उधर से हमें अच्छी मालूमात मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर भी जाऊँगा, वो तो मेरे करीब है, और मैं इस पर पूरी रिसर्च करूँगा और इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही हम पिंक हिमालयन सॉल्ट के बारे में ज़रूर एक तफसीली वीलॉग करेंगे जी। फिर एक ये सवाल पूछा गया कि दही के बारे में बताएं। तो दही के बारे में आपको पहली बात मैं बताना चाहूँ कि अगर तो आपके घर जो दूध आ रहा है उससे दही जम जाता है तो उसका एक मतलब तो ये है कि आपके जो घर दूध आ रहा है वो बग़ैर केमिकल्स के है। उसमें पानी की मिलावट हो सकती है, उसमें पाउडर की मिलावट हो सकती है, लेकिन उसमें केमिकल नहीं है। क्योंकि अगर उसमें केमिकल डाल दिया गया तो उससे ये है कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाएगा और उससे दही नहीं जमेगा, क्योंकि दही जमने के लिए बैक्टीरिया चाहिए। तो उसके लिए आपके पास एक टोटका तो ये आ गया। अब आ जाते हैं दही की तरफ। आप जहाँ से दही लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस मिल्क शॉप की दही अच्छी है तो आप कहते हैं कि यार यहाँ की दही बड़ी अच्छी है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये बंदा ईमानदार है, तो आप उससे दूध भी ख़रीदते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो अच्छी दही लेने के लिए उन्होंने मखसूस अपने बंदे रखे हैं और उसके लिए बड़ी दूर ट्रैवल भी करते हैं कि हमने दही सिर्फ वहीं से लेनी है। तो इसका मतलब ये है कि दही जो है ये एक पैमाना है कि जिसकी दही अच्छी है वो बंदे ठीक हैं, उनका दूध भी ठीक है, तो उसको वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि दही के लिए अच्छा दूध ले लिया, उससे दही जमा के अपनी दुकानदारी, अपनी साख बढ़ा ली और दूध में 2 नंबरी भी कर ली तो वो चल जाएगी। तो अब दही के लिए ये है कि आपने जब भी दही लेना है तो आपने ये देखना है कि वो खट्टा ना हो, क्योंकि अगर तो वो ज़्यादा देर बाहर पड़ा रह गया है या उसकी जो जाग लगानी है उसमें ऐसा बैक्टीरिया था जो खट्टे दही वाला था तो वो उसमें भी खटास आ जाएगी। उसकी वजह से ये होता है कि आपको एसिडिटी वगैरह हो सकती है, आपका गला ख़राब हो सकता है, अदरवाइज़ और कोई ज़्यादा नुकसानात नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दही पानी छोड़ रही है तो ये पता नहीं दही ख़राब है, नहीं, वो पतले दूध की दही ज़रूर हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि वो दही प्रॉपर जमी नहीं है या उसको जाग ठीक नहीं लगी है, वो पतली है दही। लेकिन अगर दही पानी छोड़ रही है तो ये उसका नेचुरल एक फिनोमिना है, इससे आपने कतई नहीं घबराना, ये उसका कुदरती अमल है और उससे दही के ख़राब होने का कोई अंदेशा नहीं है या उसकी ये निशानी नहीं है कि ये दही में पानी चूँकि ज़्यादा था तो ये दही ख़राब है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जो हज़रात दही जमाते हैं
उन्हें चाहिए कि शदीद गर्मी के मौसम में दही को अच्छे टेम्परेचर पर रखें। इसको कोशिश किया कीजिए कि जब दही जम जाती है तो इसको फ्रिज में रख दें ताकि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ तेज़ी से आगे शुरू ना हो जाए, क्योंकि जितना उसमें बैक्टीरिया अपनी शेप चेंज करेगा तो उसकी वजह से इसमें खटास पैदा हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए इनको चाहिए कि ये फ्रिज में रख लें, उससे दही की लाइफ बढ़ जाएगी और वो जो आपके कस्टमर हैं उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। फिर कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि गधे के गोश्त के बारे में बताएं। तो बात ये है कि आज से कुछ साल पहले तक गधे का गोश्त बिकता था और बहुत ज़्यादा बिकता था, हमने बहुत सी जगहों से पकड़ा भी है। लेकिन उस वक्त ये होता था गधे का गोश्त बेचने पर जो सज़ाएं थी वो बहुत मामूली थी। यानी अगर कोई शख्स गधे का गोश्त बेचता पकड़ा गया है तो उसको 500 रुपये जुर्माना किया जाता था, अगले दिन उसकी ज़मानत हो जाती थी, जबकि उस गधे को बेचने से उसको 30 से 35 हज़ार रुपये मुनाफा हो जाता था। तो इसलिए वो अपना एक मुलाजम पकड़वा देते थे एक रात के लिए और अगले दिन अपनी ज़मानत करवा के ले आते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये जुर्माना देते थे। इसलिए उन्हें कोई डर नहीं था, तो ये धड़ाधड़ चल रहा था। लेकिन उस दौरे हुकूमत में, जो पिछला दौरे हुकूमत था, हमने जब ये काम शुरू किया, लोगों को पकड़ा, तो हमने इसकी आवाज़ उठाई। तो उससे ये हुआ कि उस दौर की हुकूमत ने इसकी खालों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगवा दी, क्योंकि इसका मेजर इंसेंटिव ये था कि खालों की जो एक्सपोर्ट हो रही थी, कि क्या करते थे कि खाल उसकी एक्सपोर्ट कर देते थे, वो 25-25 हज़ार रुपये की गधे की खाल बिक जाती थी, जबकि जो गोश्त है वो भी उनको को 30-35 हज़ार रुपये दे जाता था और वो उसको कीमे की सूरत में चलाया करते थे। इवन यहाँ तक होता था कि इसके जो कान थे गधे के, वो हलीम में इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि उसमें लेस ज़्यादा होती थी और वो बड़ी लेसदार हलीम जो तैयार होती थी लोग बड़ा शौक़ से खाते थे। तो ये ज़्यादातर कीमे की सूरत में इस्तेमाल किया जाता था, आम तौर पे बोटी की सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जहाँ से हम पकड़ते थे, हम इसकी हड्डियों की मदद से शनाख्त करते थे, या अगर हमें गोश्त अगर कीमा बनाते हुए पकड़ा गया है तो वो ये होता था कि इसका जो गोश्त होता था वो डार्क पर्पल कलर का होता था और इसके रेशे बड़े सॉफ्ट होते हैं, और इसका जो गोश्त होता है उसकी अगर हम बोटी पकड़ें तो वो उसमें तड़ नहीं होती है, वो ऐसे फ़ौरन ही ढलक जाती है नीचे। तो ये उसकी निशानी होती थी, और अगर ये पकता था तो हल्की सी उसमें मिठास होती थी, तो ये इसकी निशानियाँ होती थी। लेकिन अब ये है कि अब इसकी चूँकि सज़ा बहुत सख्त हो चुकी है, अब इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया गया है, इसके खाल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है और 8 साल कैद भी हो चुकी है, 5 लाख जुर्माना भी इसका हो चुका है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पंजाब में तो गधे के गोश्त के बिकने के इम्कानात नहीं हैं। बाहर चोरी छुपे अगर कहीं बेचता है तो आपको मैंने निशानियां बता दी हैं, आप उसकी मदद से चेक कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमने आटे की सुंडियों के बारे में वीलॉग किया था, उसमें कुछ लोगों ने कुरानी आयात के हवाले दिए कि अल्लाह ताला इस आटे में सुंडियां पैदा कर देता है ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकी जा सके। तो भैया बात यह है कि हम इन कुरानी आयात का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, हम यकीन रखते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती हैं शायद, क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं हम उस आटे की बात कर रहे हैं जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो अपने इस्तेमाल के लिए आप जो आटा लेके आते हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए नहीं करते हैं, आप उसको तजारत के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आटे को स्टॉक भी नहीं ज़्यादा अरसा किया जा सकता, गंदम को स्टॉक किया जा सकता है, आटे को नहीं किया जा सकता, क्योंकि आटे की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसको उसके साथ ना मिला के देखा जाए। फिर अगला सवाल ये है कि टेट्रा पैक दूध के बारे में बताएं। तो मैंने एक वीलॉग अपलोड किया था जिसमें डब्बे का दूध बामुकाबला ताज़ा दूध, वो मैंने वीलॉग किया था, जिसमें मैंने वो निशानियां बता दी थी जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि ये जो टेट्रा पैक दूध है इसमें से कौन सा हमारी सेहत के लिए ठीक है और कौन सा नहीं है। तो बराए मेहरबानी उस वीलॉग को देख लीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब वहाँ से मिल जाएंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।